नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शुक्ला आरवी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक आपके यूपी सिपाही का, ठीक, यूपी सिपाही का सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम लेकर, ठीक, क्या लेकर? सामान्य हिंदी का एक पाठ्यक्रम लेकर, ठीक। मित्रों, आज हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि जो यह सामान्य हिंदी होती है, सामान्य हिंदी के लिए आपको पढ़ना क्या क्या होता है, थोड़ा सा आज हम इससे परिचित हो जाते हैं और इससे जब परिचित हो जाएंगे तब हम आगे आगे कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि आप लोगों को मित्र पढ़ना क्या होता है, सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। और सामान्य हिंदी पढ़ने का मतलब क्या होता है, हिंदी के हर एक भाग को छूना होता है, ठीक है। जब आपसे कभी भी सिलेबस में लिख दिया जाए कि सामान्य हिंदी आपको पढ़ना है, सामान्य हिंदी का तात्पर्य होगा कि आपको हिंदी के हर एक पॉइंट को छूना है, ठीक है। अब इस सामान्य हिंदी में जब हम शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी, और इस सामान्य हिंदी के बाद फिर वहां पे आपको सिलेबस में लिखा रहता है क्या? व्याकरण, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, यह आपके सिलेबस में लिखा रहता है। अब यह जो सामान्य हिंदी होती है मित्र, इसके बारे में जानते हैं। जब हम सामान्य हिंदी की शुरुआत करते हैं, सामान्य हिंदी की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? कहाँ से करते हैं? भाषा से करते हैं, ठीक। कहाँ से करते हैं? भाषा शब्द से करते हैं, ठीक है। जब हम भाषा शब्द से सामान्य हिंदी की शुरुआत करते हैं तो इस सामान्य हिंदी में आपके पास जाएगा क्या क्या? भाषा होगी। इस भाषा का क्या किया जाएगा? इस भाषा का क्या हो जाता है? उद्भव होता है। और इस भाषा का क्या हो जाता है? आपका विकास हो जाता है, ठीक। भाषा का एक उद्भव और विकास होता है। अब कोई भी भाषा होती है, जब हम इतना जान लेते हैं, भाषा के बारे में जान लेते हैं, तो हम कोई भी भाषा होती है उस भाषा के बारे में और भी कुछ जानना जरूरी होता है। तो भाषा की क्या हो जाती है? लिपि हो जाती है। क्या हो जाती है? लिपि हो जाती है। अब इस लिपि का भी हम क्या देखते हैं? उद्भव और विकास देख लेते हैं, ठीक। इस लिपि का भी हम क्या देखते हैं? उद्भव और विकास देखते हैं। अब मित्र यहाँ पे भाषा की बात हुई तो हम लोग पढ़ने क्या आए हैं? सामान्य हिंदी। तो पहले हमने लिख दिया हमारी भाषा क्या है, हमें पढ़ना क्या है? सामान्य हिंदी पढ़ना है, ठीक। अब इस सामान्य हिंदी में हमने आपको भाषा पढ़ाया और उसकी लिपि बताई। अब यह जो भाषा और लिपि होती है, यह लिपि किसकी हमें देखना है? हमें हिंदी की लिपि देखना है। तो हिंदी शब्द की क्या देखा जाएगा? उत्पत्ति देखा जाएगा, ठीक। और उसका क्या देखा जाएगा? हिंदी शब्द कैसे आज हमारे यहाँ हमारे सामने आई है, इसका भी एक विकास का क्रम होता है, ठीक। जब दोस्तों हम यह देख लेते हैं तो हिंदी के संदर्भ में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। बहुत सारे तर्क कौन कौन से दिए हैं? जैसे कि हिंदी को ही क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया, ठीक। हिंदी में हिंदी से राजभाषा जुड़ा हुआ एक आता है जिसका नाम क्या हो जाता है? मातृभाषा होती है, ठीक। अब यहीं पर क्या हो जाती है? क्षेत्रीय, हमारी जो है क्षेत्रीय बोली की बात हो जाती है, ठीक। क्षेत्रीय बोली मतलब बोली जो होती है, ठीक, जो बोली होती है वह उसका जो क्षेत्र होता है यह देखा जाएगा। और उसको जब देख लेते हैं तो हमारे यहाँ एक आता है जिसका नाम क्या हो जाता है? मानक भाषा हो जाती है। कौन सी भाषा? मानक भाषा होती है। और हमारे भारत में ही एक आती है भाषा जिसका नाम क्या किया जाता है? शास्त्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों, जब हम इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ने के बाद जब हमें भाषा का ज्ञान हो जाता है तब हमें निर्धारित करना होता है कि इस भाषा का जो हमें ज्ञान हुआ है, इस भाषा को अब हम शुद्ध रूप कैसे देंगे, ठीक। तो अब इस भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुद्ध रूप देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो जब व्याकरण कहा जाता है तो व्याकरण क्या होता है कि यही भाषा को क्या करेगा? शुद्ध रूप प्रदान करेगा। यही भाषा को क्या करेगा? एक शुद्ध रूप प्रदान करेगा। अब जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में हमें 3 चीजों को पढ़ना अति आवश्यक होता है, ठीक। मतलब कि व्याकरण में कुल मिलाकर 3 ही चीजें पढ़ी ही जाती है, चौथी कोई चीज नहीं होती है, ठीक। अब हम जब 3 चीज पढ़ते हैं, 3 चीज में एक आपके यहाँ आता है क्या? वर्ण विचार आते हैं। क्या आ जाते हैं? वर्ण विचार आ जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? शब्द विचार हो जाता है, ठीक। तीसरा क्या हो जाता है? वाक्य विचार हो जाते हैं, ठीक। क्या हो जाते हैं? वाक्य विचार हो जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है? व्याकरण में हमें आपको 3 अंग ही पढ़ाना है। कौन कौन सा? एक वर्ण विचार पढ़ाना, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। जब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं
तब हमें क्या करना होता है, तब हम वहां से जाकर शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, ठीक, और शुद्ध अशुद्ध वाक्यों की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब इतनी चीजें जान गए हैं तो अब हम देखिए कि हम यह भी आपको बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि वर्ण विचार, वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे यह आप जानिएगा। जब हमारा क्या आ जाता है, वर्ण विचार आ जाता है, वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, वर्णमाला पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारा शब्द विचार होता है, ठीक, क्या हो जाते हैं, शब्द विचार की बात आती है, तो इसमें हम देखिए इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, हम संज्ञा भी पढ़ते हैं इसमें, ठीक, इसी में हम क्या पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, ठीक, इसी में हम क्या पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, इसी में हम क्या पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, ठीक, और इसी के साथ हम एक और पढ़ते हैं जिसका नाम क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक। तो यह इतनी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी शब्द के अंतर्गत हम एक पढ़ते हैं रूढ़ शब्द, ठीक, रूढ़, यौगिक, और क्या पढ़ा जाता है, योग रूढ़ शब्द पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, योग रूढ़ शब्द पढ़ते हैं, ठीक। अब जब इतना पढ़ लेते हैं, इसी शब्द में आपको क्या पढ़ना होता है, उपसर्ग पढ़ना होता है, और क्या होता है, प्रत्यय पढ़ना होता है, ठीक, संधि पढ़नी होती है, ठीक, दूसरा क्या हो जाता है, समास पढ़ना होता है, ठीक, क्लियर है। अब इसी शब्द के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तत्सम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तत्सम पढ़ते हैं, तद्भव पढ़ते हैं, देशज शब्द देखते हैं, और देशज शब्द देखने के बाद हम एक विदेशी शब्द भी देखते हैं जिसे क्या कहा जाता है, विदेशज कहा जाता है, और इसी में एक क्या देखते हैं, संकर शब्द देखते हैं। इसी शब्द के अंतर्गत हम शब्द विलोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शब्द विलोम पढ़ते हैं, ठीक, समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, ठीक, एकार्थी शब्द पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, अनेकार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, अनेकार्थी पढ़ते हैं, ठीक। यह सारी चीजें, जैसे कि इसके अलावा भी अगर आप जानते होंगे शब्द में और भी, जैसे लिंग, वचन, कारक, यह भी क्या हो जाता है, इसी संज्ञा के साथ पढ़ा जाता है। लोकोक्ति, मुहावरे भी क्या हो जाते हैं, वाक्य के साथ पढ़े जाते हैं, लेकिन वह वाक्य के अंश कहलाते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता, वह वाक्य के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जब हम इतनी चीजें देख लेते हैं, तो इतनी चीजें देखने के बाद हमारे पास एक आता है क्या, वाक्य विचार आता है। क्या आ जाता है, वाक्य विचार आते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि हमें क्या देखना होता है, एक वाक्य देखना होता है। वाक्य का एक छोटा भाई होता है जिसे क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है, जो इनकी पहचान करवाता है, ठीक। वाक्य और वाच्य पढ़ना होगा, ठीक। और जब हम वाक्य और वाच्य पढ़ेंगे तो इसी के साथ साथ हम एक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम होगा, विराम चिन्ह। क्या नाम होगा, विराम चिन्ह नाम दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे विराम चिन्ह भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे विराम चिन्ह भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम वाक्य भी पढ़ेंगे। वाक्य का रूप पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाच्य का प्रयोग किया जाता है, इसको पढ़ते हैं। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि हम इतना तो बता दिए, अब आपके मन में एक ख्याल यह उत्पन्न होगा, सर रस छंद अलंकार कहाँ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब हम एक काव्य शास्त्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, काव्य शास्त्र की बात करते हैं, इस काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा, रस, छंद, और क्या पढ़ना होगा, अलंकार पढ़ना होगा, ठीक। क्या पढ़ना होगा, रस, छंद और अलंकार पढ़ना होता है, ठीक। अब हम इसके आगे आते हैं तो उसमें एक आपको पढ़ना होता है हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकारों के नाम, ठीक। यह देखना होता है, हिंदी के प्रमुख रचना और उसके रचयिता का नाम जानना होता है, ठीक। अब इसी हिंदी क्षेत्र में क्या हो जाता है, हिंदी के क्या हो जाते हैं, हिंदी के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, ठीक, यह देखते हैं, ठीक है। दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार है, किन किन रचनाओं को मिली है, ठीक, यह सारी चीजें देखते हैं।
उसके बाद फिर हम जब आगे आते हैं, जब हम पुरस्कार दे दिए हैं, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी समाचार, समाचार पत्र, पत्र एवं पत्रिका देखते हैं। ठीक, पत्र एवं पत्रिका का क्या देखेंगे, देखा क्या जाएगा, प्रकाशनकर्ता, प्रकाशनकर्ता, प्रकाशन का वर्ष और प्रकाशन का स्थल देखा जाएगा। ठीक, जब आप मित्र इतना पढ़ लेते हैं तब आपका जाके क्या कंप्लीट होता है कि सामान्य हिंदी का एक पाठ्यक्रम होता है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने आपको एक यहाँ पे यह बताया था, हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे यह बताया था, एक व्याकरण बताया था। हमने क्या बताया था, व्याकरण बताया था। इस व्याकरण को जब हमने बताया था, तो इस व्याकरण में आप ध्यान दीजिएगा, जब आपके यहाँ क्या लिखा जाए कि हिंदी व्याकरण पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, तो हिंदी व्याकरण मतलब कि हमें इतनी ही चीज़ों को पढ़ना है जहाँ पर यह वर्ण विचार पढ़ा जाएगा, शब्द के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, और क्या पढ़ा जाएगा, वाक्य पढ़ा जाएगा, और क्या पढ़ा जाएगा, रच छंद अलंकार पढ़ा जाएगा। लेकिन जब हमें सामान्य हिंदी की बात होती है, सामान्य हिंदी की हम भाषा से शुरुआत करते हैं। अब भाषा से शुरुआत करके हम कहाँ तक जाते हैं, भाषा से शुरुआत करके हम यहाँ तक जाते हैं, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, काव्य शास्त्र और यह साहित्य की बहुत सारी रचनाओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के जो यूपीपी का सेशन होता है, यूपीपी या यूपीएसआई के जो सेशन होता है, उन सब में हमें कुल मिला के इतनी हिंदी को पढ़ना होता है। ठीक, बाकी अब आपके पढ़ने पढ़ाने की बात होती है तो हम सबसे पहले वर्णमाला की शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि वर्णमाला से आप परिचित होते हैं, वर्णमाला की शुरुआत कर दिया जाता है। वर्णमाला की शुरुआत करके तुरंत उसको क्या कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, वो उससे कोई मतलब आपका नहीं है। ठीक, अब मित्र यह देखिए कि आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे, आज हमने आपको यह सिलेबस की बात बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यह सिलेबस की बात हमने बता दिया आपको। ठीक, यह सिलेबस आपको पढ़ना है यूपीपी में, यूपीएसआई के लिए। ठीक, अब यह होता है कि जैसे कि सिलेबस पे चर्चा हो ही गई, और सिलेबस पे चर्चा अगर और विशद करना है आपको, तो यहाँ पे यह भी आपको देखना होगा। अब देखिए, जब हम सिलेबस की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले क्या देखिए, उद्भव और विकास, अर्थात भाषा शब्द किस शब्द से बना है और हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है वह किस क्रम से हुआ, यह जानना जरूरी होता है। ठीक, और उसके बाद फिर जो भाषा हम पढ़ रहे हैं हिंदी, हिंदी की लिपि क्या होती है, उस लिपि का उद्भव और विकास करते हैं। हिंदी शब्द का प्रारंभ कहाँ से होता है और इसका विकास कैसे हुआ, आज के समय में हिंदी कैसे इतनी बड़ी लेवल पे पहुंच गई, यह जानना है। ठीक है, अब यही हिंदी क्या कहलाई, राजभाषा कहलाई। मातृभाषा की बात होती है, इसमें बोलियां भी आती हैं, इसमें मानक भाषा भी होती है, इसमें शास्त्रीय भाषा होती है। यहीं पर एक मनाया जाता है क्या, विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो यह सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर हम व्याकरण की बात किए, तो व्याकरण में हमने क्या देखा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, यह देखा गया। वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़े, वर्णमाला पढ़े। लेकिन शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इसी संज्ञा के साथ हम पढ़ क्या लेते हैं, इसी संज्ञा के साथ हम पढ़ते हैं लिंग, वचन और क्या पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं। इसी संज्ञा के साथ हम क्या पढ़ते हैं, लिंग, वचन और कारक पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास पढ़ लिया। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द की बात कर लिए। फिर उसके बाद देखिए कि यहीं पर हम बात करते हैं शब्द विलोम की, समानार्थी की, एकार्थी की, अनेकार्थी। समानार्थी मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें वाक्य विचार मिलते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य पढ़ते हैं और क्या देखते हैं, वाच्य देखते हैं। ठीक, फिर हम वहीं पे देख क्या लेते हैं, विराम चिन्ह देखते हैं। फिर हम कहाँ आते हैं, काव्य शास्त्र में आते हैं, जहां आपसे बताया जाता है कि रस, छंद और अलंकार की बात। ठीक, क्लियर है। अब देखिए कि जब रस, छंद, अलंकार हमने पढ़ लिया तो यह हमारा क्या हो गया, हिंदी व्याकरण का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख रचनाएं होती हैं और रचनाकारों के
नाम होते हैं, या भी आपके यहाँ बहुत पूछा जाता है। हिंदी क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसको देखा जाएगा, और उसके बाद समाचार पत्र एवं पत्रिका का क्या देखा जाएगा, प्रकाशन वर्ष देखा जाएगा। ठीक, अब इतनी चीजों को हम देखते हैं, तो इसको देख जब लेते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, यूपीपी का एक सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक, अब बात आगे की बढ़ती है कि आज हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे। ठीक है, अब हम जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने का हमारा सबसे पहला मुद्दा क्या होगा कि हम सबसे पहले मुद्दे में क्या देखेंगे, हिंदी क्या है, हमारी भाषा है, तो हम इस भाषा के बारे में जानेंगे। ठीक, किसके बारे में जानेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे। आज से जो हमारी आपकी शुरुआत होगी किसके बारे में होगी, भाषा के बारे में होगी। ठीक है, अब भाषा क्या कहलाएगी, भाषा के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, भाषा के बारे में जानेंगे। अब मित्र चलिए बताइए, आप ही लोग बताएंगे कि भाषा कहते किससे हैं। जब तक हम भाषा नहीं जानेंगे तो उसका व्याकरण कहाँ से पढ़ेंगे। जब हम भाषा नहीं जानेंगे तो हम उसका व्याकरण कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो भाषा जानेंगे तो भाषा के बारे में हम जानते हैं। ठीक, भाषा के बारे में जानते हैं, भाषा कहते किसे हैं, यह बात जाना जाएगा। अब देखिए जो यह भाषा शब्द होता है, ध्यान से देखिएगा कि भाषा जो शब्द होता है वह क्या होता है। कहा जाता है भाषा शब्द, भाषा शब्द संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना होता है। किससे बना होता है मित्र, भाष धातु से बना होता है। ठीक, भाष धातु से बनी होती है, बना होता है। ठीक है, अब किससे बना होता है, भाष धातु से बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ जो भाष शब्द लिखा गया है, इस भाष के साथ यह क्या लगा है, हलंत लगा है। ठीक, जब तक हलंत नहीं लगा रहेगा तब तक धातु नहीं कहलाएगा। और मित्र यह ध्यान रखिए, जो धातु होती है वही क्या हो जाता है, शब्द का मूल रूप होता है। ठीक, जो मूल रूप होता है वह किस भाषा से लिया जाता है, संस्कृत भाषा से लिया जाता है। और हिंदी भाषा का कोई मूल रूप है ही नहीं। ठीक, हिंदी भाषा का कोई मूल रूप है ही नहीं। जो भी मूल रूप आता है वह कहाँ से आता है, संस्कृत भाषा से आता है। हमारे यहाँ अधिकांशतः जो प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है वह अधिकांशतः कहाँ से आते हैं, संस्कृत भाषा से आते हैं। ठीक, हालांकि प्रत्यय तो बहुत सारे फारसी में प्रत्यय आ जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है वह संस्कृत भाषा से उठाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मित्र, आज हम भाषा की जो बात कर रहे हैं, तो भाषा जो शब्द बना है आपका वह संस्कृत भाषा के किससे बना है, भाष धातु से बना है। धातु का अर्थ क्या होता है, मूल। ठीक, अब मूल का मतलब क्या होता है, संस्कृत भाषा का शब्द हिंदी का नहीं होता। ठीक है, अब जब यहाँ हम भाषा की बात करते हैं, यहाँ भाष धातु है, इस भाष का अर्थ क्या होता है, इस भाष का अर्थ क्या होता है मित्र, यह बताइए। इस भाष का अर्थ क्या होता है, कहना, यह क्या हो जाता है, बोलना होता है। ठीक, क्या हो जाता है, कहना या बोलना हो जाता है। अब मित्र यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा, यह कहना और बोलना क्या हो जाता है। ठीक, कहना और बोलना क्या कहलाएगा, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति कहलाएगी। ठीक, क्या कहलाएगी, अभिव्यक्ति कहलाएगी। ठीक, अब बात समझ में आ रही है, भाषा किसे कहा जाता है। देखिए यहीं से हम परिभाषा भी निकाल ली। अब अगर आपसे पूछा जाए भाषा की परिभाषा क्या होती है, कहा जाता है अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। ठीक, अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। अब मैं तो यह ध्यान रखिए, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति तो हम अकेले कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, अकेले करेंगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन मान लीजिए कि सपोज दैट मैं यहाँ पर हूँ, हम यहाँ पर हैं और आप सभी लोग वहाँ पर बैठे हमें देख रहे हो। ठीक है, आप इतने लोग देख रहे हो। ठीक, या हमसे बतिया रहे हो। हमने अपने विचारों का प्रकटीकरण कहाँ किया, आप सभी के सामने किया, और आप लोगों ने क्या किया, हमारे सामने किया। अर्थात यह ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के सामने अपने विचार प्रकट कर सकता है। ठीक, और अनेक व्यक्ति जो होते हैं वह एक व्यक्ति के सामने अपना विचार प्रकट कर सकता है। ठीक है, जब इस तरह से कंडीशन होगी, जब इस तरह से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, वही विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाया, भाषा कहलाई। तो ही हमने आपको यहाँ पे लिखा, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक,
यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। भाषा की परिभाषा समझ गए आप, मतलब कि एक व्यक्ति जब एक से अधिक व्यक्तियों के सामने अपने विचारों को रखेगा, या मान लीजिए एक व्यक्ति होगा वह दूसरे व्यक्ति से क्या हो जाता है, बात करता है, तो यह जो बात करने का जो माध्यम होगा, यही माध्यम क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगी। ठीक, जो विचारों को हम आपके सामने दे रहे हैं, आप जो विचार हमारे सामने दे रहे हो, ये क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। क्लियर है। अब जो भाषा होती है, जब दो व्यक्तियों के बीच भाषा का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, संप्रेषण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से होता है। अब यह बात नहीं आ गई मित्र कि यह संप्रेषण है क्या, यह संप्रेषण है क्या, मतलब जब हमने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति किया, जैसे आप हमारे सामने हैं और हम आपके सामने हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो दोनों लोगों की नज़र से नज़र मिलना चाहिए ना बात करने के लिए, मतलब भाव का आदान प्रदान एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए नज़र से नज़र मिलना चाहिए। अगर मान लो नहीं है तो आप हमसे तर्क कर सकते हैं कि सर मोबाइल से कैसे बात हो जाती है। तो मोबाइल में जब हम फ़ोन लगाते हैं किसी को तो कहा जाता है हेलो, अगला भी बोलता है हेलो, तो जब दोनों हेलो हेलो टकरा जाते हैं, जब दोनों हेलो हेलो टकराते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब अपनी बातचीत आगे जाकर प्रारंभ करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हुआ, जो वहाँ मोबाइल में हेलो हेलो हुआ वह संप्रेषण हुआ, और हमारे यहाँ के बीच जो नजर से नजर टकराई वह क्या कहलाई, संप्रेषण कहलाई। और इस संप्रेषण के माध्यम को, संप्रेषण के माध्यम को क्या कहते हैं, माध्यम को क्या कहा जाता है, भाषा कहते हैं। ठीक, संप्रेषण के माध्यम को क्या कहा जाता है, भाषा कहते हैं। बात क्लियर है इतनी, कोई दिक्कत। अब मित्र यहाँ पे बात अलग से एक उठती है, हम तो यह भाषा की परिभाषा यह आपको बता दिया। अगर यह पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, किसकी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक, क्या हो जाती है, ध्वनि हो जाती है। क्लियर है। अब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। बात क्लियर रखिएगा। अब यहीं पर एक प्रश्न आपसे और उठता है, कौन सा उठता है यह आप जानिए। अब हम यहाँ तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बात किए, यहीं पर एक बात यह उठ जाती है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाती है, यह आप हमें बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। दो चीजें क्लियर हुई। अभी हम भाषा से ही जुड़कर बात कर रहे हैं और किसी चीज से कोई बात नहीं हो रही। ठीक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर हमने बात कहा तो क्या हो गई, ध्वनि हो गई। और सबसे छोटी लिखित इकाई जब हमने बात कही तो क्या हो गए, वर्ण हो गए। लेकिन जब आपसे कह दिया जाए कि अर्थ के आधार पर, ठीक, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक, सबसे छोटी इकाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ अर्थ देने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, यहाँ क्या हो गई, लिखित इकाई हो गई। लेकिन अब यहाँ पे अर्थ निकालेंगे, अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यह बताइए। क्या हो जाते हैं, शब्द होते हैं। क्या होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक, शब्द क्या हो जाता है, अर्थ देता है। ठीक, वर्ण अपना अर्थ देता नहीं है। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, कोई कार्य नहीं करता, कर दिया गया ध्वनि हो गई। ठीक, अब देखिए कि इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम इसके आगे जब बढ़ते हैं तो वहीं पर यह पूछा जाता है कि भाव अथवा भावार्थ के आधार पर, भाव अथवा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई।
तो भाव अथवा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है। अर्थात अब आपको यह देखना है कि जो ऐसी इकाई हो जो कि पूरा अपना भाव देती रहे, तो वही हमने क्या कहा कि भाव अथवा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, यह आप हमें बताएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाते हैं, वाक्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वाक्य हो जाते हैं। बात क्लियर हुई मित्र। बात एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने हमने रखा है कि हमने यह कहा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करते हैं तो क्या होती है, ध्वनि होती है। लेकिन जब हम लिखित इकाई की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। जब अर्थ देने की हम बात करते हैं तो अर्थ देने वाली इकाई क्या हो जाती है, शब्द हो जाती है। लेकिन जब हम भाव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, भाव देने वाली सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, वाक्य हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाता है, यह भाषा का हमने एक प्रतिबिंब बनाया आपके सामने। अब यहाँ पे क्या कह दिया गया, वाक्य कहा गया, लेकिन वाक्य किसके आधार पर रही, भाव के आधार पर। शब्द किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। वर्ण किसके आधार पर है, लिखित आधार। ध्वनि किसके आधार पर है, मौखिक आधार। अब इसके अलावा अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो अब हम आपको जो बताने चल रहे हैं इस पर आप विशेष गौर करके दीजिएगा। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे जो भाषा होती है तो भाषा का जो निर्माण होता है सबसे पहले उसमें एक आती है जिसका क्या नाम होता है, ध्वनि। क्या नाम होता है, ध्वनि नाम होता है। ठीक है, अब जैसे ध्वनि होती है, ध्वनि का जब ध्वनियों से मेल होता है तो ध्वनियों से मेल होने पे क्या बन जाते हैं, वर्ण बन जाते हैं। और जब वर्ण का वर्ण से मेल होता है क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। ठीक, और जब शब्द का शब्द से मेल हो जाता है तब क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। और जब वाक्य का वाक्य से मेल हो जाता है तब हमारी क्या बन जाती है, हमारी भाषा का निर्माण हो जाता है। ठीक, किसका निर्माण हो जाता है, भाषा का निर्माण हो जाता है। बात क्लियर है। अब यहाँ तक ये बात क्लियर हुई, आगे चलें फिर अगला कार्यक्रम उठाएं। अब अगला कार्यक्रम देखिएगा, हमने आपको कहा कि भाषा, क्या कहा, भाषा। अब अगर आप देख रहे होंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, यह कैसी इकाई कहलाई, मौखिक इकाई कहलाई। यह कैसी इकाई कहलाई, लिखित इकाई कहलाई। यह क्या हो गई, अर्थ देने वाली इकाई कहलाई। ठीक, यह क्या हो गई, भाव वाली इकाई हो गई। क्लियर हो गई बात। तो अब आप यहीं से देख लीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, ध्वनि, जिसे मौखिक आधार कहा जाता है। भाषा की दूसरी लिखित इकाई क्या हुई, वर्ण, जिसे क्या कह दिया गया है, लिखित। उसके बाद छोटी इकाई क्या हुई, शब्द, जिसे अर्थ के आधार पर रख दिया गया। फिर क्या हुई, वाक्य हुए, तो वाक्य किसके आधार पे आ गए, भाव के आधार पे आ गए। बात क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। लेकिन मित्र यहाँ पे यह एक ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर यह भाषा से जुड़ी हुई अभी मुद्दे की बात कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह होगी कि जो यह भाषा है, भाषा के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाषा के भेद, भाषा के भेद की अगर हम बात करते हैं तो भाषा के कितने भेद होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर एक प्रश्न आ जाए कि भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। ठीक, यह दो चीजें होती हैं। तो हालांकि जब बताया जाता है कि भाषा के भाषा कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार हो जाते हैं, भेद की बात कोई करता ही नहीं है। ठीक है, और जब भेद की बात होती है तो भाषा के कितने भेद हो जाते हैं मित्र, 2 भेद होते हैं। और भाषा कितने प्रकार हो जाते हैं, 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक, नाम एक जैसे ही चलता है, बस थोड़ा सा प्रकार और भेद में उसमें अंतर डाल दिया जाता है। जब भेद की बात करते हैं तो एक भाषा होती है जिसका नाम क्या हो जाता है, मौखिक भाषा हो जाती है। कैसी भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है। और दूसरी भाषा क्या हो जाती है, लिखित भाषा हो जाती है। ठीक, लेकिन जब हम प्रकार की बात करते हैं तो यह दोनों तो होते ही होते हैं, लेकिन उसमें तीसरी आ जाती है जिसका नाम क्या हो जाता है, सांकेतिक भाषा हो जाती है। क्या नाम हो जाता है, सांकेतिक भाषा हो जाती है। यह ध्यान रखेगा, जब आपसे प्रकार की बात कहेगा तो प्रकार मतलब क्या हो जाएगा, यह तीनों आ जाएगी। जब भेद की बात कहा जाएगा तो यह सिर्फ और सिर्फ 2 आएगी। ठीक, यह क्या आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगी। ठीक, कौन कौन सी आएगी, एक मौखिक आएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, लिखित हो जाएगी। ठीक है, यह इसके प्रकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यह जो मौखिक, लिखित और सांकेतिक हमने शब्द दिया है, इन सब का और भी नाम होते हैं। ठीक, इन सारे शब्दों का और भी बहुत सारा नाम होता है। जैसे जो मौखिक होती है इसका कोई साक्ष्य हमारे पास होता नहीं है, इसलिए इसे एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, अस्थाई भाषा।
क्या नाम दिया जाता है? अस्थाई भाषा कहा जाता है। ठीक, और जब लिखित का हमारी बात आती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका हमारे पास साक्ष्य होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्थायी भाषा। अब लेकिन जब बात किसकी है? सांकेतिक की। सांकेतिक का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। संकेत करने के लिए हम ऐसे करते हैं टाटा भी होता है, ऐसे करते हैं नाना भी होता है। ठीक, और ऐसे ऐसे करते हैं तो बाय बाय भी होता है। तो तीन तीन मतलब एक ऐसे हाथ हिलाया गया, तीन तीन संकेत दे रहा है। इसीलिए सांकेतिक भाषा को जब हमने भेद की बात कही थी तो इस भेद के साथ सांकेतिक भाषा को नहीं रखा गया, क्योंकि एक संकेत में कई सारे संकेत हो जाते हैं, कई सारे अर्थ हो जाते हैं। ठीक, अब जब कई सारे अर्थ हो गए तो यहाँ एक सांकेतिक आया, लेकिन जब इसे हम देखते हैं तो इसी भाषा को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कूट भाषा। कूट मतलब क्या होता है? संकेत देने वाली भाषा होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम कई जगह जाते हैं तो हमें एरो मिल जाता है, तो एरो की तरफ मुड़ जाते हैं तो अपनी जगह पहुंच जाते हैं ना, तो हमें क्या कर, वो हमें एक संकेत दे रही है। वो भाषा में क्या कर रही है? एक संकेत दे रही है। कहाँ? अपने कार्य को करने के लिए, अपने मार्ग को प्रशस्त कर रही है कि आप इधर जाइए, तो संकेतों के माध्यम चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से मित्र ध्यान रखिएगा, जब आपसे कभी पूछा जाए कि भाषा के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित होता है। लेकिन जब प्रकार की बात आएगी तो प्रकार मतलब क्या हो जाएगा? तीन प्रकार हो जाएंगे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक हो जाएगा। ठीक, तो जब प्रकार की बात आएगी तो तीन प्रकार हो जाएगा। कौन कौन सा? मौखिक, लिखित और सांकेतिक हो जाएगा। क्लियर है मित्र यहाँ तक? अब देखिए, जब हमने यहाँ पर यह बना दिया तो हम आपको भाषा की एक और परिभाषा दे देते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि जब हम परिभाषा देते हैं, परिभाषा में हम आपको दे देते हैं कि कहा जाता है ध्वनियों के समूह को, ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं हम? समूह को भाषा कहते हैं। ध्वनियों के समूह को क्या कहा जाता है? भाषा कहते हैं। ठीक, अब ये आप इस परिभाषा को भी क्लियर कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या कह दिया? ध्वनियों के समूह को क्या कहा जाता है? भाषा कहते हैं। अब में तो सही बात है कि ध्वनियों के समूह को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। और वह होगा कैसे? अभी ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए, ध्वनियों का समूह गया तो क्या बना? वर्ण बना। वर्णों का समूह गया तो क्या बना? शब्द गया। और शब्दों का जब समूह गया तो क्या बना? वाक्य। वाक्यों का जब समूह गया तो क्या बना? हमारी भाषा बनी। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं ध्वन्यात्मक समूह को या ध्वनियों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक, तो चलिए, इतनी बातें हमारी आपको क्लियर हुई। आज हम आपको सिलेबस की, आपके पाठ्यक्रम की और आपके सिलेबस की हमने चर्चा किया, और जहाँ पे हमने आपको भाषा और उसकी परिभाषा भी दिया, भाषा की परिभाषा और भाषा की जो सहायक कड़ियाँ थी उसके बारे में हमने बताया। तो मित्र यह ध्यान रखिएगा, जब भाषा की बात होगी तो यहाँ से एक बार फिर से देख लिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। फिर लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण। अर्थ देने वाली इकाई क्या होगी? शब्द। भाव देने वाली इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। ठीक, तो यह क्या हो गई? भाषा की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ हमने आपको यहाँ पे यह बताया कि ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं हम? भाषा कहते हैं। अब ध्वनियों के जो समूह कहा जाता है उसको क्या नाम दिया गया? भाषा। लेकिन जब आपसे यह बात कही जाए कि उच्चारण के आधार पर भाषा की उच्चारण के आधार पर ध्वनि के प्रकार। किसके प्रकार? ध्वनि के प्रकार। ठीक, अब उच्चारण के आधार पे ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो उच्चारण के आधार पे आप यह बताएंगे उच्चारण के आधार पे ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो अब हम यह जो मुद्दा होता है कि क्या उच्चारण के आधार पे ध्वनि के प्रकार की बात, या इसको आपको कल की क्लास में आपको अपडेट करेंगे। तब तक आप लोग इस भाषा शब्द का एकदम अच्छे से एंजॉय करिएगा, मजे लीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत आएगी वहाँ जाके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। आप इस समय आरबी चैनल पर हैं और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। इस पर जो भी चीज़ें जाएंगी आपको जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम आपको कल मिलते हैं इसी समय, जो अभी हमारा आपको समय बीता इसी समय हम मिलेंगे और फिर वही हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जोर से जोश के साथ लगे रहिए यूपीपी के लिए। निश्चित है कि एक दिन आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।